नमस्कार, चैनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज बात ओवैसी के उस एक तरफा प्रेम की जो वो कांग्रेस और राजद की तरफ छलकाए जा रहे हैं, जिसे राजद और कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रहा। वो प्रपोजल, वो गुलाब का फूल जो ओवैसी इन दिनों कांग्रेस और राजद को दे रहे हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस वाले इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उस गुलाब की आज कहानी इस एपिसोड में आप देखेंगे। वो ओवैसी जो 2020 में अपने दम पर 5 सीटें जीत जाते हैं और 3 पर दूसरे नंबर पे रहते हैं, वो उन ओवैसी को आज क्यों जरूरत पड़ रही है कांग्रेस और राजद की, यह बात आपको समझने की आवश्यकता है। यह खेल पूरे सीमांचल की राजनीति को समझाने में स्पष्ट रूप से एक बड़ा माध्यम बन जाएगा और ओवैसी के साथ साथ बिहार के मुस्लिम राजनीति का समझने का ये पूरा या मुस्लिम पॉलिटिक्स का पूरा ऑपरेशन है यह प्रकरण कि आज ओवैसी को आखिर क्यों जरूरत पड़ी महागठबंधन की। वो ओवैसी जो बसपा जैसे विलुप्त होती जा रही पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद सीमांचल में 5 सीटें जीत जाते हैं, उन ओवैसी को आज कांग्रेस और महागठबंधन की क्यों जरूरत पड़ रही है। जबकि 2024 में एक स्ट्रैटेजिक रूप से ओवैसी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया था। हैदराबाद सीट जहां से ओवैसी चुनाव लड़ रहे थे, वहां कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया था। वहीं दूसरी तरफ तारिक अनवर, कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरा बिहार के, वो कटिहार से जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहां ओवैसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था और दोनों ही जगह पे इन्हीं लोगों की जीत हुई। हैदराबाद से ओवैसी जीत गए और तारिक अनवर कटिहार से जीत गए। दुलाचंद गोस्वामी हार गए थे। इस पूरे प्रकरण को समझिए तो ऐसा नहीं है कि ओवैसी कांग्रेस की मदद नहीं करते रहे हैं। जो मुस्लिमों, उग्र मुस्लिम और कट्टर मुस्लिम की राजनीति करने वाले ओवैसी जब मुस्लिम वोटरों को अपने मजहबी रूप से उग्र करते हैं तो वो किसको वोट करते होंगे। जाहिर तौर पर ओवैसी तो उनके सामने होते नहीं थे, तो वो वोटर उन लोगों को वोट करते थे जो बीजेपी के विरुद्ध खड़े होता था। इसका फायदा कांग्रेस और राजद को हमेशा मिलता रहा है, चाहे यूपी में सपा को मिलता रहा हो या हैदराबाद में कांग्रेस को। प्रश्न केवल यही है कि आज वो ओवैसी को क्यों जरूरत पड़ी। तो मैं आज उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जिसको एड्रेस करते हैं अपने भाषणों में, उनका जो वोट बैंक ओवैसी का रहा है, मैं उस लिहाज से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या वो छवि ओवैसी की जो 2020 में थी, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रह गई है क्या। बहुत बड़ी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। क्या ओवैसी अब उस कट्टर इस्लामिक मूवमेंट के नेता हैं जो यहां पर हमास का समर्थन करता है, जो कहीं ना कहीं दिल में पाकिस्तान के लिए एक मर्म रखता है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सीमांचल में ही ओवैसी इसलिए जीते थे क्योंकि वहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जो कट्टर मजहबी जिन पे खून सवार होता है। तो ओवैसी अब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने गालियां दी हैं या जिस तरह से भारत का उसने पक्ष रखा है, तो क्या ओवैसी को अब ये नहीं पता कि अब उनका जो वोट बैंक था, जो उग्र मुस्लिम था, जो मजहबी कट्टर वाले वोटर थे, वो ओवैसी के साथ खड़े होंगे? नहीं होंगे। इसलिए ओवैसी को ये चिंता है कि अब तो उनका पूरा राजनीतिक ही खत्म हो गई ऑपरेशन सिंदूर में। दरअसल ओवैसी करना ये चाह रहे थे कि ये जो घटना ऑपरेशन सिंदूर के बाद धर्म पूछ के मारा गया था, तो वो अपनी छवि भारतीय मुसलमानों की एक अलग छवि लेकर के गए थे। यहीं पे वो धोखा खा गए, क्योंकि वो गए तो थे हिंदू वोटर और सेकुलर वोटर को अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन उनका जो कोर कट्टर मुस्लिम वोटर था वही उनसे दूर हो गया। अब उनको महागठबंधन की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए वो बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं। जबकि स्ट्रैटेजिक रूप से इन दोनों में गठबंधन होता रहा है। किसके खिलाफ चुनाव लड़ना है, क्या बोलना है, किस विषय को उठाना है, ये ओवैसी करते रहे हैं। फिर भी अब अस्तित्व बिहार में AIMIM का खत्म हो गया है। इस बार एक भी विधानसभा चुनाव में वो सीट नहीं जीत पाएंगे, मेरा विश्लेषण यही करता है। आपकी क्या राय है, कृपया मुझे कमेंट में बताएं।